हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो चैप्टर है अकाउंट का, +2 क्लास का अकाउंट है, चैप्टर नंबर 6 टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए टूल्स क्या हैं, ठीक है, और फिर कौन कौन से टूल्स हैं उनका भी पता होना चाहिए, और साथ में आज हमारा जो मेन है वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस में टूल्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस कि वित्तीय विवरणों में किसी भी संस्था की संपत्ति मतलब असेट्स है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट लॉस जो भी है के निरपेक्ष आंकड़े दिए होते हैं। आपको आंकड़े दे देगा वो, मतलब सब कुछ रख देगा। यह विवरण उस संस्था की लाभोपार्जन मतलब जो प्रॉफिट की क्षमता है, तरलता, लिक्विडिटी मतलब वित्तीय सुदृढ़ता, फाइनेंशियल पोजीशन है को प्रदर्शित नहीं करते आंकड़े, क्योंकि वो इस तरह से रखता है आंकड़ों को, उससे हमें कोई जानकारी या कोई बेनिफिट या कुछ नहीं पता चलता, तो जिससे यह उनके उपयोगकर्ताओं को सरलता से समझ में आने योग्य नहीं होते। तो अतः इन्हें सरल और समझने में आने योग्य रूप में प्रस्तुत करने के लिए इनका विश्लेषण किया जाता है, और वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के लिए प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरण या साधन निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा ये चैप्टर है फाइनेंस कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये भी एक उपकरण ही है वित्तीय विश्लेषण का, और उसके साथ साथ कॉमन साइज स्टेटमेंट हो गई, ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस हो गया, अकाउंटिंग रेशो हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट और ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, उपकरण हैं वित्तीय विश्लेषण करने के, ठीक है ना, टूल्स हैं ये सारे फाइनेंशियल एनालिसिस के। तो क्या पता 4 मार्क्स में इस तरह की थ्योरी आपसे पूछ ले, भाई टूल्स बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, फाइनेंशियल एनालिसिस के, तो आप ये सारे टूल्स बोलेंगे, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, ट्रेड एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। तो आगे जैसे जैसे हम चैप्टर बढ़ेंगे तो इन सब के बारे में आपको मीनिंग क्लियर होता चला जाएगा, तो एक साथ हमें अलग से करने की ज़रूरत भी नहीं है, बाकी आप इनको पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हैं। तो अभी हम जो डिटेल हासिल करने वाले हैं वो हमारा चैप्टर है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का यहाँ से और अच्छी तरह से पढ़ के आगे बढ़ेंगे, और टूल्स के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उनके चैप्टर आगे बने हुए हैं। तो कंपैरेटिव में क्या है, जब 2 या 2 से अधिक अवधियों के वित्तीय विवरणों की मदों को साथ साथ इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए, ध्यान सुन लेना भाई, जो फाइनेंशियल ईयर है ना, मतलब वित्तीय विवरणों की मदें हैं जो आपको बैलेंस शीट में जो भी आइटम दिए होंगे उनको साथ साथ एक साथ प्रस्तुत किया जाए कि उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके, कंपैरेटिव कर सके, तुलना कर सकें, तो ऐसे विवरणों को तुलनात्मक वित्तीय विवरण कहते हैं। तो ऐसे विवरणों में उत्पादन, संचालन क्रियाओं के आगम प्राप्तियाँ जो हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं जिसको, खर्चे हैं जो व्यय बोलते हैं, लाभ प्रॉफिट मतलब इत्यादि के आंकड़ों को साथ साथ इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि व्यवसाय की लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति के विषय में निष्कर्ष निकाले जा सकें। इससे परिवर्तनों की दिशा, ट्रेंड ऑफ चेंजेस मतलब का भी पता चल जाएगा, और व्यवसाय के सुदृढ़ और कमज़ोर पहलुओं का भी पता लग जाएगा। और तुलनात्मक विवरणों का अध्ययन इस अध्याय में हम करेंगे, कंपैरेटिव करेंगे, तुलना करेंगे। तो कैसे करनी है, चलिए लेके चलते हैं आपको। तुलनात्मक विवरणों के उद्देश्य या उपयोगिता का या फिर महत्व, ये आपका एक क्वेश्चन इस तरह 4 मार्क्स में 4 नंबर में आ सकता है कि भाई जो पर्पज़ या यूटिलिटी या इंपॉर्टेंस बताइए कंपैरेटिव स्टेटमेंट के। तो आप बता सकते हैं कि समझने योग्य बनाएगा या हमें, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को कंपैरेटिव करते हैं तुलना से क्या होगा, फिर वो समझने योग्य बन जाएगा ना। जो आंकड़े थे, जो डाटा था, वो हमें अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो रहा था, तो अब वो आराम से हमें क्लियर हो रहा है, जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। प्रवृत्ति की सूचना, ये विवरण विभिन्न वर्षों के उत्पादन, संचालन क्रियाओं के आगम, प्राप्ति, खर्चे, लाभ, हानि आंकड़े एक साथ प्रस्तुत करके क्या करता है, परिवर्तनों की प्रवृत्ति का पर प्रकाश डालता है, जिससे कि भविष्य में होने वाली परिवर्तन का भी हम अनुमान लगा सकते हैं। संस्था की सुदृढ़ और कमज़ोर बिंदुओं की भी सूचना ये हमें देते रहते हैं, भाई कमज़ोर कौन से पॉइंट है, अच्छे कौन से पॉइंट हैं, किन वजह से बिजनेस ऊपर बढ़ रहा है, किन पॉइंट से बिजनेस गिर रहा है। फर्मों के परिणामों की इस या उस उद्योग के औसत परिणामों से तुलना, जो अब फर्म के परिणाम आ रहे हैं और औसत जो परिणाम हमारे हैं उनसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई क्या कमियां रह रही हैं, कमज़ोर पॉइंट्स, मतलब वही कमियों को दूर करने का काम करता है ये। लास्ट में एक और पॉइंट रह गया इसका, वो है पूर्वानुमान करने में सहायक, मतलब भविष्य का जो भी आइडिया लगाना है उसको लगाने में भी हमारी हेल्प करता है। फिर बात आ गई है कि किस तरह से हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करेंगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करने के लिए सबसे पहले ये परफॉर्मा आपको पता होना चाहिए। ये शेड्यूल 3 के अंडर बनता है भाई, ठीक है ना, वर्टिकल फॉर्म बोलते हैं इसको,
ठीक है ना। जब असेट्स इधर लायबिलिटी उधर, लायबिलिटी इधर असेट्स उधर लिखते थे ना, बैलेंस शीट बनाते थे, वो वाली बैलेंस शीट थी हमारी ओरिजेंटल। और ये वर्टिकल फॉर्म है, असेट्स भी इधर ही है, लायबिलिटी भी इधर है, बट किस तरह से वो देखना। अब कंपैरेटिव लगा के बोल रहा है ना, तो कंपैरेटिव कैसे बनेगा, एक तो पर्टिकुलर का कॉलम है जिसमें हम लिखेंगे, राइटिंग वर्क चलेगा, नोट नंबर फ्री रहेगा, इसमें नोट नंबर दिया हो तो लिखते हैं, अदरवाइज नहीं। करंट ईयर एक प्रीवियस ईयर का अमाउंट होगा, एक करंट ईयर का अमाउंट होगा, ठीक है। और फिर ये क्या है, एब्सोल्यूट जो चेंज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, मतलब ये जो अमाउंट है ये बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, मतलब बी में से ए, मतलब दूसरे कॉलम में से पहला मतलब तीसरे कॉलम में से दूसरा कॉलम घटाएंगे तो चौथा कॉलम आ जाएगा, मतलब माइनस में है या प्लस में अमाउंट। जैसे मान लो यहाँ 2000 है, यहाँ 3000 है, तो 1000 बढ़ रहा है ना, तो 1000 प्लस में लिख देंगे। फिर उसके बाद परसेंटेज चेंज निकालेंगे, इंक्रीज है या डिक्रीज। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सी मतलब कि जो आपका निकल के आया ना, बी इंक्रीज डिक्रीज करके आया जो, डिवाइड में करंट ईयर प्रीवियस ईयर है जो, वो मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इस तरह से आप परसेंटेज निकालेंगे। दोबारा सुन लीजिए कि तीसरा कॉलम और दूसरा कॉलम को माइनस करके जो निकला चौथा कॉलम, उसके डिवाइड में पहला दूसरा कॉलम लगा के मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो डी मतलब कि ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। बाकी जब हम क्वेश्चन लेंगे तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। और सारी बैलेंस शीट वही है जो अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, जैसे कि इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड आएगा, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस और एक और आइटम आता है। और नॉन करंट लायबिलिटी है लॉन्ग टर्म ब्रोविंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करंट लायबिलिटी है शॉर्ट टर्म ब्रोविंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसी तरह फिर ये टोटल हो गया इधर। फिर टोटल हो जाने के बाद फिर बैलेंस शीट की असेट साइड आ जाएगी। असेट साइड दो प्रकार की होती है, एक नॉन करंट असेट्स और एक करंट असेट्स, ठीक है। तो नॉन करंट असेट्स में फिक्स्ड असेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल, जिसको देखा छुआ जा सके, जिसको देखा छुआ नहीं जा सकता। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। करंट असेट्स में क्या क्या आ जाएगा, करंट इन्वेंट्री या इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें बैंक और कैश शामिल होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, अदर करंट असेट्स, तो इसका भी टोटल आ जाएगा। तो जो उधर टोटल आया, इधर नीचे जो टोटल आएगा वो एक जैसा होगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज में कैसे बदलना है, माइनस कैसे करना है, वो इसके लिए हमें एक न्यूमेरिकल लेना पड़ेगा, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ उषा केमिकल लिमिटेड 31 मार्च 2018 एंड 17 प्रेपर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव तो हमारा भी टॉपिक कंपैरेटिव का ही है, तो हमें कंपैरेटिव में बदलना है बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट तो है ऑलरेडी, ये बनी बनाई, देखो इक्विटी एंड लायबिलिटी है, शेयर होल्डर फंड है, 18 के दे रखे हैं, 17 के दे रखे हैं, सारे अमाउंट्स हैं। नॉन करंट लायबिलिटी है, करंट जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है इसका मतलब बैलेंस शीट के अमाउंट्स है सारे, देखिएगा, ठीक है, सब कुछ दे दिया है। अब हमें क्या करना है, इस बैलेंस शीट से, इस बैलेंस शीट को ऐसे ही छापना, वैसे तो लिखना है, बट इसके अंदर हमें दो कॉलम और बढ़ाने हैं, क्योंकि हमारे को उसने क्वेश्चन में क्या पुट किया, क्वेश्चन कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाइए। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनेगी, उसके लिए मैंने आपको बताया था करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, और उसके बाद फिर दो कॉलम और थे, एक इंक्रीज़ का था, एक डिक्रीज का था, और एक परसेंटेज का था। बस वो दो कॉलम और अटैच कर दो तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो मैंने ये सारा का सारा एक कॉपी पे नोट कर लिया है, और फिर उसके दो कॉलम और कैसे तैयार करने हैं वही मेन है इसमें, देखिएगा, ये देखिएगा मैंने रेडी कर रखा है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, सेम वहाँ से जो कॉपी में नोट कर लिया उसमें से देख के, कुछ चेंज नहीं है, जो भी कॉलम थे, जो भी अमाउंट्स थे वो बस यहाँ हैं, करंट ईयर को पीछे और प्रीवियस ईयर को पहले लिख लिया है, ध्यान रखें आप। और सारा कुछ लिखने के बाद मैंने चौथा कॉलम है जो तीसरा कॉलम, वो है एब्सोल्यूट चेंजेस इंक्रीज और डिक्रीज, वो लिख लिया है, एक परसेंटेज चेंज इंक्रीज एंड डिक्रीज वो लिख लिया। बस ये दो कॉलम कंप्लीट हो गई तो हमारी वो कौन सी बैलेंस शीट हो गई, कंपैरेटिव बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। तो सुनिएगा कैसे चलते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले शेयर कैपिटल दे रखा है 5,17,000 में है और एक 10,18,000 में है, तो इसका मतलब 5 लाख रुपये बढ़ रहे हैं, आपको भी पता है ना। तो ये कॉलम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, थर्ड कॉलम में से सेकंड कॉलम माइनस करेंगे तो फोर्थ कॉलम आ जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये 5 लाख रुपीज़ आपका प्लस में आ रहा है, बढ़ रहा है तो पॉजिटिव है, इसलिए ऐसे ही रखना है। और अगर माइनस में आएगा तो ऐसे ब्रैकेट लगा देना, क्योंकि अकाउंट में माइनस का निशान नहीं लगाते। जैसे नीचे है 3 लाख रुपीज़ था, 2 लाख रुपीज़ हो गया, तो 1 लाख रुपीज़ घट रहा है ना, तो इसको माइनस में नहीं लिखना बल्कि ऐसे ब्रैकेट लगा देना है, नेगेटिव को डिनोट कर रहा है, नेगेटिव को शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर 5 लाख रुपीज़ था, ये 8 लाख रुपीज़ हो गया, 3 लाख रुपीज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसको ऐसे लिखना है। नीचे ये 2 लाख रुपीज़ था, 4 लाख रुपीज़ हो गया, 2 लाख रुपीज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसको भी ऐसे लिखना है। उसके बाद नीचे अगर हम असेट साइड में चलते हैं तो यहाँ पे टेंजिबल असेट्स 8 लाख से 14 लाख हो गया, तो 6 लाख रुपीज़ इंक्रीज़ हो रहा है। उसका 2 लाख से 3 लाख रुपीज़ हो गया, तो 1 लाख रुपीज़ इंक्रीज़ हो रहा है। 4 लाख से 5 लाख हो गया इन्वेंट्री, तो आपका 1 लाख रुपीज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। 1 लाख से 2 लाख हो गया तो 1 लाख रुपये का आपका इंक्रीज़ हो रहा है।
तो इस तरह से हमने सभी का इंक्रीज डिक्रीज तो राइट कर लिया है और आपको पता भी चल गया भाई कैसे करना है। फिर बात आ गई है कि भाई आगे क्या करना है। आगे आपको परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज कैसे चेंज करेंगे वो सुन लीजिए कि परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको जो अमाउंट है ये वाला, मतलब कि जो 4 कॉलम है उसके डिवाइड में आप सेकंड कॉलम लगाएंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो इस तरह से आप परसेंटेज में उसको चेंज कर सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। 4th कॉलम मतलब 5 लाख डिवाइड में 5 लाख मल्टीप्लाई 100, तो 100% आ गया पूरा। ठीक है भाई, मैंने ऐसे निकाल दिया, आपको ध्यान से समझना है। और यहाँ परसेंटेज नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 लाख है डिवाइड में 3 लाख मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो ये आपका 33% आ जाएगा, 33.3%। ठीक है, और वो भी माइनस नेगेटिव चल रहा है ना, तो ब्रैकेट लगा देना, इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे। उसके बाद ऐसे ही इसको करेंगे। चलो एक मैं करके दिखा देता हूँ। ये आपका 3 लाख डिवाइड में 5 लाख मल्टीप्लाई 100, तो ये 50 यहाँ कैंसिल हो गया, 5 2 20 60। ठीक है, तो ये 60% आपका निकल गया, देखो। ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे 2 लाख डिवाइड में 2 लाख मल्टीप्लाई 100, तो 100% हो गया तो पूरा। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे आप असेट साइड में चलेंगे तो असेट साइड में भी ऐसे रहेगा। 6 लाख डिवाइड में 8 लाख और मल्टीप्लाई 100, तो ये कैंसिल हो गया 0 और 3 यहाँ 4 से 25 75% आ गया भाई। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा कटिंग तो होएगी, रफ में आप कर सकते हैं, बाकी मैंने यहीं कर दिया है। 1 लाख डिवाइड में 2 लाख मल्टीप्लाई 100, तो 50% हो जाएगा। और इसी तरह से ये जो कॉलम है नीचे इन्वेंट्री वगैरह के 1 लाख डिवाइड में 4 लाख इंटू 100 करेंगे तो यह 25% हो जाएगा। 1 लाख डिवाइड में 1 लाख, ये 100% हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने सबका परसेंटेज भी निकाल दिया, इंक्रीज डिक्रीज भी कर दिया। अब बात आ गई टोटल वाला कॉलम है, तो सबको ऐड कर दो। 5 3 8 और 2 10 और 15 लाख रुपीज़ बन गए यहाँ पे। ठीक है, अब 15 लाख रुपीज़ यहाँ बना तो 15 लाख रुपीज़ यहाँ बनेगा। तो सिंपल सी बात है, या करो या ना करो, बस 15 लाख बनाना है आपको। फिर आपको जी ऐसे थोड़ी ना होता है, नहीं होता तो टोटल कर लो 8 2 10 14 एंड 1 15 ऐसे। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरा कॉलम है, ये ऐसे सारे कॉलम प्लस और करने हैं आपको। ठीक है, तो ये मैंने इसको प्लस कर देना है, तो ये 24 लाख आ गया है। इसको करेंगे प्लस कैसे, देखो 3 2 5 5 पर 5 10 में से 1 लेस किया 9, तो 9 लाख आएगा। माइनस वाला माइनस ही कर देना, जैसे सिंपल माइनस करते हैं आप। इसी तरह आप इनको प्लस माइनस करेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, यहीं से निकाल लो। 9 लाख डिवाइड में 15 लाख मल्टीप्लाई 100, तो ये आपका 60% आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह नीचे वाले जो कॉलम हमारे ये पूरे करो आप। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, 14 17 22 24, ये आगे 24 लाख, जैसे ऊपर 24 आया था यहाँ पे भी वही बनेगा 9 लाख, नो प्रॉब्लम। अगर आप करना चाहो तो कर लो 6 7 8 9, और यहाँ पे ये करेंगे तो यही 60% यहाँ आ गया। तो इस तरह से ये आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट आपकी कंप्लीट होती है, जो आपको अच्छी तरह से आ गई होगी। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, अब हम आपके सामने लेके आए हैं फॉर्मेट कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वो कंपैरेटिव बैलेंस शीट थी, ये कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016-17, जो भी ईयर होगा वो लिखेंगे, ना कि 16-17। बाकी यहाँ 16-17 यूज़ किया इन्होंने। पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, फर्स्ट केस में नोट नंबर 2015 वही प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज चेंज वेंज, परसेंटेज चेंज वेंज, तो मतलब सारा ऊपर का कॉलम तो सेम है, और यहाँ पे ए बी सी जो भी है वही सेम है, मतलब ए टू जेड सब कुछ वही लग रहा है, कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहा है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो आपकी सेल होगी वो लिख देंगे, ऐड कर देंगे, उससे रिलेटेड कोई अलग से इनकम होगी, फर्स्ट और सेकंड पार्ट को ऐड करने पर टोटल रिवेन्यू आ जाएगा। फिर उसके बाद हम एक्सपेंसेस निकालेंगे सारे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, ट्रेड और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा। फिर उसको हम थर्ड वाले केस इनकम में से लेस करके लिख देंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा, उसमें से टैक्स लेस कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। यहाँ तक का हमारा टारगेट है। अब ये कैसे बनाना है उसके लिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें कंपैरेटिव वाला प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। अभी मैंने आपको परफॉर्मा दिखाया था, लगभग उसी तरह चलना है स्टेप टू स्टेप। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखे हैं आपको, ये करंट ईयर और प्रीवियस ईयर आगे पीछे हो रहे हैं, तो भाई इनको ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है,
ये पहले लिखना है कॉलम बाद में, उसके बाद में आप नीचे दिख रखा देखो बना भी रखे हैं, उसके हिसाब से चलना है। फिर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखेंगे, फिर अदर इनकम लिखेंगे, एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स जो भी है जैसे जैसे वैसे वैसे चलते चले जाएंगे और अपना क्वेश्चन होता चला जाएगा। तो यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं। बस सबसे पहले हम ये देखिएगा, अब दिखेगा आपको, हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, आपका जो भी है अमाउंट 60 लाख पहले डालेंगे आप और 75 लाख बाद में, ठीक है। उसके बाद आप इनका इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो 15 लाख आपका इंक्रीज हो रहा है। फिर इसको इसके डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आ जाएगा 25% इंक्रीज, ठीक है। फिर आप ये फर्स्ट हो गया आपका, ठीक है। अब सेकंड में क्या लिखेंगे, अदर इनकम। अदर इनकम्स में 1,50,000, 1,20,000, 30,000 इंक्रीज हो डिक्रीज हो रहा है भाई, ठीक है। अब 30,000 डिवाइड में 150 मल्टीप्लाई 100 तो आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 20% माइनस वाला, ठीक है। उसके बाद फिर क्या निकालेंगे आप, टोटल इनकम। टोटल इनकम, अब इसको टोटल इनकम को थर्ड पार्ट आप बोल देंगे। तो थर्ड पार्ट कैसे निकलेगा, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट, ठीक है ना, इन दोनों को प्लस कर देंगे आप। तो यहाँ पे ऐसे लाइन डाल सकते हैं आप, डोंट वरी। तो ये आ जाएगा आपका 60 है ना, ये 1 यहाँ पे है, 61,50,000 या 75 में 176,20,000 और यहाँ पे है ये 15 लाख है, 30,000 है, तो यहाँ आएगा 14,70,000 माइनस का। नो गलत हो गया, प्लस का भी, ठीक है, प्लस का रहेगा, माइनस मत लगाना। और परसेंटेज कैसे निकाल लेंगे, इसके डिवाइड में करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। कैलकुलेशन आप साइड में कर सकते हैं, तो आ जाएगा 23.9%, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया भाई। उसके बाद फिर आपका अगला कॉलम है जो वो होगा, जो अगला कॉलम है वो आप बनाएंगे एक्सपेंसेस का। फोर्थ यहाँ पे लिखेंगे और लिखेंगे लेस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एक्सपेंसेस क्वेश्चन में आप देख लेंगे एक्सपेंसेस कितने दिए गए हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप एक्सपेंसेस यहाँ पे डाल देंगे। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस कितने के हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे एक्सपेंसेस 44 लाख और 50,60,000, ये आपके एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है। और इनको इसमें से माइनस करेंगे, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, और फिर परसेंटेज निकलेगा। माइनस करो भाई, रफ में जाके माइनस कर लेना आप लोग। माइनस करके आएगा 6,60,000 इंक्रीज हो रहा है। 6,60,000 डिवाइड में 44 लाख मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आ गया आपका 15%, ठीक है। और ये करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो कैसे निकलेगा कि सेकंड पार्ट में से आप फोर्थ पार्ट लेस कर देंगे, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब इसको इसमें से माइनस कर करके लिखेंगे आप। तो माइनस करके आएगा 17,15,000, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ गया भाई आपका 25,60,000। उसके बाद इसमें से इसको लेस करेंगे तो ये आ गया 14 में से गया 8,10,000। 8,10,000 डिवाइड 17,15,000 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपकी परसेंटेज जो निकलेगी वो रफ में कर लिया मैंने 46.29%। उसके बाद ये आपका फिफ्थ पॉइंट आ गया भाई। फिफ्थ पॉइंट के बाद है आपका सिक्स्थ पॉइंट, वो है टैक्स का। टैक्स कितना कितना दे रखा है आपको वो आप देखेंगे क्वेश्चन में जाके। देखो क्वेश्चन में टैक्स कितना है। तो भाई यहाँ पे टैक्स जो दे रखा है हमें 35% तो इसका है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे इनकम टैक्स, ये 35% है और यहाँ पे है 40%। तो आप इन्हीं का 35 और इन्हीं का 40% निकालेंगे जो यहाँ अमाउंट आए हुए हैं, कभी आपका इधर उधर तंग होए तो कैसे निकालेंगे वो आप यहाँ पे नीचे रफ में दिखा देता हूँ मैं। जैसे 17,50,000 मल्टीप्लाई 35% ऐसे कर देंगे, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और 25,60,000 है जो उसका 40% 40 डिवाइड में 100 कर देंगे, ठीक है। और ये कैलकुलेट कर देंगे आप तो 0,000
22 2, तो ये निकला और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 5 12 11 6 और एक 0 ये है। तो इस तरह से मैंने जो कैलकुलेट किए हैं अमाउंट्स वो आपके आ जाएंगे।